हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15, जिसमें कि हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हिंदी के 14 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? तो जो निर्वात होता है उसका इंग्लिश में हम बोलते हैं वैक्यूम। इसका मीनिंग होता है जहाँ पर हवा ना हो, तो आंसर होगा बिना हवा वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जो कुमुदनी है वो लिखा जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कुमु तो हमें पता है कि दोनों पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी और दै पे छोटी ई की और नै पे बड़ी ई की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है कि पहले कौन सा आएगा। तो वह तो हमारा सब में पता है कि सब में पहले है। उसके बाद हमें देखना होगा यहाँ पर तो तैयार आए तो ये तो बाद में आएगा, रे भी बाद में आएगा और यहाँ गे भी। तो इन सब में से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या पहले आएगा, कै। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य का क्या काल है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो उसने पढ़ ली है, तो ये हो जाएगा कि पूर्ण वर्तमान की अभी उसने पढ़ी है, तो पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें है विधि अंक, तो विधि अंक का मीनिंग क्या होता है? तो विधि हमें पता है कि कानून से मतलब होता है या फिर भाग्य से, तो यहाँ पर आएगा कि भाग्य का लिखा हुआ, ऑप्शन डी। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया है कि अधिकांश रेखांकित वाक्य का अर्थ क्या है? यहाँ पर रेखांकित वाक्य है पद में लिखना, कोई खेल नहीं है, तो कोई खेल नहीं है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कठिन कार्य होना, मीन्स वो आसान कार्य नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में जो टोटल स्वर हैं वो हैं 11। नेक्स्ट है, उपटन का तत्सम क्या है? तो उपटन का जो सही तत्सम है वो हो जाएगा हमारा उद्दतन, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्धतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पर नारी, वीर, थकान, दूर, तो इनमें से जो संज्ञा शब्द है ये हो जाएगा नारी, जो कि जातिवाचक संज्ञा में आएगा। वीर और थकान ये हो जाएंगे हमारे विशेषण और दूर हो जाएगा क्रिया विशेषण, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा, इनमें से कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा मीन्स वो अलग हुआ है पेड़ से, तो यहाँ हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या नहीं है? निजवाचक जो अपने आप के लिए होता है तो उसमें अपने आप भी आ जाएगा, अपनी भी आ जाएगा, स्वयं भी, लेकिन जो मेरा है वो निजवाचक सर्वनाम में नहीं है, यह आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? तो अकर्मक जो क्रियार्थक वाक्य है उसमें आएगा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऑप्शन ए। राधा प्रतिदिन खाना खाती है, तो प्रतिदिन हमें पता है कि इसमें क्या आएगा, प्रतिदिन होता है क्रिया विशेषण, लेकिन ये पूछा गया है कि कौन से टाइप का है, तो ये हो जाएगा कालवाचक, जिससे हमें समय का पता चलेगा, वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, उपसर्गों से बने हुए सही शब्दों का चयन कीजिए। तो से जो हमारा सही उपसर्ग है वो क्या बनेगा, सहित, कि से प्लस हित, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संप्रदायवाद, क्योंकि इसमें वाद जो है ये हो जाएगा प्रत्यय और संप्रदाय प्लस वाद करके हम इसको संधि में भी तोड़ सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का संधि विच्छेद यहाँ पर हमारा आएगा अति प्लस अधिक, और इसमें हो जाएगी हमारी यड़ संधि। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और, या, तथा, अथवा ऐसे शब्दों का लोप हो, तो जहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं तो वहाँ होता है हमारा द्वंद समास। जैसे कि हम लिखते हैं माता पिता या दिन रात, तो ये लिखा जाएगा माता और पिता, दिन और रात, तो इनमें होगा द्वंद समास। निम्न में से समस्त पदों के समास का नाम लिखिए। जीवन मृत्यु, तो जीवन मृत्यु में जो समास होगा वो अभी हमने पढ़ा था, जीवन और मृत्यु, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद समास। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाता है, तो आशीर्वाद का हमारा होगा आंसर ऑप्शन सी। से पे हमारी बड़ी की मात्रा आएगी और वा पे आएगा र। नेक्स्ट है, कालंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालंदी का जो मीनिंग है ये होता है यमुना, तो इसका पर्यायवाची
नॉर्मली पूछ सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर 2 जय आधे आएंगे। ज्वलित तो हमें पता होता है लिखने का, उसके बाद प्र और आधा जय और लग जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनुग्रह शब्द का विलोम। अनुग्रह शब्द का विलोम हो जाएगा विग्रह। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार का एक भेद नहीं है? तो अलंकार 2 टाइप के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें से अर्थालंकार रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति है, लेकिन जो यमक है ये आएगा शब्दालंकार। तो यहाँ पर आ जाएगा जो नहीं है अर्थालंकार का भेद, ऑप्शन डी यमक अलंकार। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर है सुगबुगा उठना। सुगबुगा उठना का मीनिंग होता है कि अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ जब हम पवित्र को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प प्लस इत्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका पवित्र, और संधि हो जाएगी अयादि स्वर संधि, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी तत्सम है? सभी संस्कृत के शब्द हैं। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन है, क्योंकि बी में हमारा घोड़ा, कारीगर, ये हमारे तत्सम शब्द नहीं है। ऐसे ही किताब भी नहीं है, चाकू भी नहीं है, ना ही नानी। और ऑप्शन डी में चम्मच, हाथी, ये हमारे तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, जिसमें शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो इनमें जातिवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी नहीं होगी। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो लोहा, लकड़ी, पुस्तक, ये सभी जातिवाचक संज्ञा, जबकि जो शैशव है यह हमारा आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है नीचाई क्या है? नीचाई किस टाइप का शब्द है? तो नीचाई होगी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता का होता है हमारा पहला ने, और कर्म का होता है को चिन्ह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म कारक। जिज्ञासा शब्द से बनने वाले विशेषण का नाम। तो जो जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है ये हो जाएगा जिज्ञासु। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा तड़पाना। शांति से बैठे में शांति शब्द कैसा शब्द है? तो शांति से बैठे, इसमें जो शांति शब्द है ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक विशेषण। नेक्स्ट है उपसर्गों से बने हुए सही शब्दों का चयन कीजिए। तो सर के आगे जब हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा सरदार। तो सर प्लस दार। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हुए हों, जो दूसरे शब्दों के योग से बने होंगे उन्हें बोलेंगे यौगिक शब्द, ऑप्शन डी। नो प्लस इक में नाविक का शुद्ध रूप क्या होगा? तो नो प्लस इक जब हम लिखेंगे तो नाविक पे हमारी वै पे छोटी की मात्रा आएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जिस समास में एक शब्द विशेषण और विशेष्य या उपमान उपमेय हो तो उसको क्या कहा जाएगा? तो जहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ होगा हमारा कर्मधारय समास। निम्न में से समस्त पदों के समास का नाम लिखिए। तो नीलकंठ का जो समास होगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि जिसका कंठ नीला हो और वो शंकर जी को कहा जाता है, तो जिसका तीसरा मीनिंग निकलेगा वहाँ होगा हमारा बहुव्रीहि समास। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द देखना है, वाल्मीकि भी सही लिखा हुआ है, अकिंचन भी ठीक लिखा हुआ है, और तदोपरांत भी ठीक है, लेकिन जो सदोपदेश है उसमें हमारा ओ की मात्रा आएगी ना कि ऊ की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनुपम का मीनिंग होगा अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। अग्नि का समानार्थी शब्द क्या है? तो अग्नि का मीनिंग होता है आग, और उसका एक और पर्यायवाची भी होता है जिसे बोलते हैं अनल। तो जहाँ पर भी अनल आएगा उसका मीनिंग तो होगा आग, और जहाँ अनिल लिखा आएगा वहाँ उसका मीनिंग होगा हवा। नेक्स्ट है वाचाल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो अगर एक ही शब्द है और उसके एक से अधिक अर्थ हैं तो वहाँ होगा श्लेष अलंकार, और अगर अलग अलग शब्द हैं और उनके अलग अलग मीनिंग है तो होता यमक अलंकार। नेक्स्ट है पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्मवाच्य। तो आंसर होगा ऑप्शन बी।
नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ईद का चांद किसे कहा गया है? तो इसमें है यह मज़ार है किसी शहीद का दर्शनीय था जो चांद ईद का। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये किसके लिए कहा गया है? शहीद के लिए। तो ईद का चांद कहा गया है ऑप्शन सी शहीद को। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो अति प्लस अंत, तो यहाँ पर जो उपसर्ग है ये हो जाएगा अति, ऑप्शन बी। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोला जाएगा तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन बी अनुशासित। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियत्री, जिसमें कि कै पर मात्रा नहीं आएगी, बस ये और त्रै पे आएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो अधिकरण कारक का जो प्रयोग हुआ है वो हो जाएगा वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।